कैसे हो कैसे हो दोस्तों, आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि सभी सिविल परीक्षाओं के लिए द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो अपडेट की जा रही है, वीडियो डाली जा रही है, जिससे कि बहुत से लोगों का भला हो सके। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण टॉपिकों को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाकर डिस्कशन करता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोग ने आधुनिक भारत पे काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। आज जो हमारा विषय है आधुनिक भारत के अंतर्गत, वो है भारत परिषद अधिनियम 1861। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर तरह के टॉपिक और हर तरह के सब्जेक्ट से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न डाले जा चुके हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है उसके बारे में। भारत परिषद अधिनियम 1861 की पृष्ठभूमि देखेंगे प्यारे दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन शुरू हो गया। यानी जब भारत सरकार अधिनियम 1858 समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हो गया कि भारत में समाप्त क्या हो गया दोस्तों, 1858 के बाद की बात की जा रही है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सीधे भारत पर शासन कर रहे थे। बस में इसमें ब्रिटिश जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय सीधे भारत पर शासन करने लगे। अगला है, भारत का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद, बात समझ आई, भारत का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बाद ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि भारत के प्रशासनिक और विधायी ढांचे को ओवरऑल करने और आने वाले वर्षों में एक साथ 3 परिषद अधिनियम पारित करने की आवश्यकता महसूस की। बात समझ में आ रही दोस्तों। 1861 की बात है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद क्या हुआ कि भारत में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया, और ब्रिटिश ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय सीधे भारत पर शासन करने लगे और भारत का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। और जब भारत का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया तो ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि भारत के प्रशासनिक और विधायी ढांचों को ओवरऑल करने और आने वाले वर्षों में एक साथ 3 परिषद अधिनियम पारित करने की वो क्या करने लगे, आवश्यकता महसूस करने लगे कि एक साथ 3 परिषद अधिनियम पारित की जाए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1861 के प्रावधान किसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए। यानी 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसने बहुत सारे जो अधिनियम थे उसमें सुधार प्रस्तुत किए, ठीक है, जिनमें कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ, पोर्टफोलियो प्रणाली का औपचारीकरण किया गया, प्रांतों को विधायी अधिकार दिया गया, भारतीय सदस्यों का नामांकन किया गया, वायसराय की आपातकालीन अध्यादेश शक्ति तथा परिषद के कार्य को विनियमित करने का अधिकार शामिल किया गया। तो इस तरह से सुधार किया गया भारतीय परिषद अधिनियम में। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो उसी के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत, यानी प्रावधान कौन कौन सा प्रावधान हुआ। अब जो प्रावधान हुआ उसके बारे में देखते हैं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को औपचारिक रूप दिया। बात समझ में आई। यानी कि ये जो अधिनियम था 1861, उसने क्या किया कि जो लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसको औपचारिक रूप प्रदान कर दिया, जिसके तहत प्रत्येक परिषद सदस्य को विशिष्ट सरकारी विभाग सौंपे गए। यानी कि जो परिषद के जो सदस्य थे उनको क्या किया गया, बहुत से सरकारी विभाग सौंपे गए, किसको, कौन से सदस्य को कौन सा विभाग दिया गया, जैसे कि आज के टाइम में दिया जाता है। दोस्तों देखते हैं। इसका उद्देश्य सदस्यों को अपने अपने विभागों के भीतर अंतिम आदेश जारी करने की अनुमति देकर
प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना था। यानी जो सदस्य थे उनको अपने अपने विभागों में क्या किया गया, अंतिम आदेश जारी करने की अनुमति दी गई, जिसके जरिए से प्रशासनिक दक्षता में क्या किया गया, सुधार किया गया। आइए देखते हैं प्रांतों को विधायी स्थानांतरण कैसे किया गया। प्रांतों को विधायी हस्तांतरण। इस अधिनियम ने पिछले अधिनियमों के केंद्रीकरण के रुझानों को पलटते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ वापस कर दी। बात समझ में आई? जो प्रांत थे उनको जो विधायी शक्तियाँ हस्तांतरित की गई थी, तो क्या किया गया कि इस अधिनियम ने पिछले अधिनियमों को केंद्रीकृत के रुझानों को पलटते हुए, यानी कि पिछले जो इतने भी अधिनियम हुए उन सबको पलटते हुए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ क्या कर दी गई, वापस कर दी गई। इसने बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866, पंजाब 1897 में नई विधान परिषदों की स्थापना की। यानी कि जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था उसने क्या किया कि बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में एक नई विधान परिषद की स्थापना की, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता में वृद्धि हुई। बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है कि भारतीय सदस्यों का नामांकन कैसे किया गया। इस अधिनियम यानी 1861 भारत परिषद अधिनियम के अनुसार वायसराय विधान परिषदों में भारतीयों को नामित कर सकता था। यानी कि जो विधान परिषद होती थी उसमें जो वायसराय होते थे वे भारतीयों के नाम नामित कर सकते थे। लॉर्ड कैनिंग ने 3 प्रमुख भारतीयों की सिफारिश की, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव की। बस समझ आई? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव की क्या की, नाम जो है नामित किया था, किसमें, विधान परिषद में। फिर देखते हैं वायसराय के अध्यादेश जो शक्ति दी गई थी, वायसराय के पास जो अध्यादेश जो शक्ति प्रदान की गई थी वो किस तरह की शक्ति थी, आइए उसके बारे में देखते हैं। 1861 अधिनियम ने वायसराय को विधान परिषद की मंजूरी के बिना आपातकाल के दौरान 6 महीने तक वैध अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था उसने वायसराय को क्या किया था कि बिना परिषद की मंजूरी के वो आपातकाल के दौरान क्या कर सकता था कि 6 महीने तक वैध अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया था। यानी किसी भी नियम को क्या कर सकता था, वायसराय जारी कर सकता था, यानी उसमें अध्यादेश दे सकता था। यानी कि किसी भी मतलब कोई नियम को क्या कर सकते, जारी करने का उसको शक्ति दी गई थी बिना विधान परिषद की मंजूरी के। अधिनियम के विकेंद्रीकरण उपायों के बावजूद इस प्रावधान ने वायसराय के पास बरकरार रखे गए केंद्रीय अधिकार को जोड़ दिया। यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था उसने विकेंद्रीकरण उपायों के बावजूद भी वायसराय के पास जो बरकरार रखे गए थे केंद्रीय अधिकार उस पर भी जोर दिया था। आगे देखते हैं। आगे पे दोस्तों परिषद के कामकाज को विनियमित करने का अधिकार। बात समझ आ रही? परिषद के कामकाज को विनियमित करने का अधिकार दिया गया था। 1861 अधिनियम ने वायसराय को नियम और आदेश जारी करने का अधिकार दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिषद का कामकाज सुचारू रूप से चले, विधायी प्रक्रियाओं पर उसका नियंत्रण मजबूत हो और परिचालन प्रभावशीलता में सुधार हो सके। बात समझ में आई दोस्तों? वायसराय को नियम और आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि परिषद का कामकाज सुचारू रूप से चल सके, विधायी प्रक्रियाओं पर उनका नियंत्रण मजबूत हो सके और परिचालन प्रभावशीलता में सुधार हो सके। भारत के लिए राज्य सचिव 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। यानी कि भारत के लिए एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और उस सचिव को 15 सदस्य क्या करते थे, सहायता प्रदान करते थे, जिससे भारत के परिषद के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश संसद के लिए जिम्मेदार था और भारत में वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन पर सत्ता का प्रयोग जारी रखा। यानी ब्रिटिश संसद ने क्या किया
कि जो ब्रिटिश होते थे वो संसद के जिम्मेदार होते थे और भारत में वायसराय के माध्यम से भारत पर प्रशासन और सत्ता का प्रयोग करते थे। कार्यकारी परिषदों के सदस्यों की संख्या में 5 तक की वृद्धि हुई और उन्हें केवल एक सलाहकार निकाय के रूप में होने के बजाय अधिक शक्ति प्रदान की गई। यानी जो कार्यकारी परिषदों के जो सदस्य थे उनकी संख्या में 5 तक वृद्धि की गई। आगे देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की शुरुआत के साथ कार्यकारी परिषदों को गृह, कानून, वित्त, सैन्य और राजस्व जैसे पोर्टफोलियो सौंपे गए थे। बात समझ में आई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की शुरुआत के साथ जो कार्यकारी परिषद थी उसको गृह, कानून, वित्त और सैन्य और राजस्व जैसे पोर्टफोलियो सौंपे गए थे। वायसराय को विधान परिषदों में नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम ने वायसराय को आपात स्थितियों में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी। आगे देखते हैं। ये कानून अस्थायी और विधान परिषदों और कार्यकारी परिषदों की सहमति के बिना जारी किए जा सकते थे। विधान परिषदों के स्थान पर अतिरिक्त सदस्यों यानी 6 से 12 को पेश किया गया, जिन्हें वायसराय के द्वारा आधिकारिक और गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया गया था। विधान पार्षद थे उनके स्थान पर अतिरिक्त सदस्यों उनकी संख्या 6 से 12 पेश किया गया, जिन्हें वायसराय के द्वारा आधिकारिक और गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकन के माध्यम से नियुक्त किया गया था। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे चलते हैं। आधिकारिक सदस्य बहुमत में थे और आधिकारिक और गैर सरकारी दोनों सदस्यों की अवधि 2 वर्ष की होती थी। भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में तभी अनुमति दी गई थी जब वायसराय के माध्यम से गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया गया था। धर्म, विदेश मामले, सेना, सार्वजनिक राजस्व से संबंधित कोई भी विधेयक वायसराय के उच्चारण के बाद ही पारित किया जा सकता था। यानी कि वायसराय की अनुमति के बाद ही पारित किया जा सकता था। केंद्रीय विधायिका के द्वारा पारित ये बिल एक बार कानून के रूप में ले लेते हैं। केंद्रीय विधायिका के द्वारा पारित जो बिल था वो कानून के रूप में मान्य हो जाता था। इन कानूनों को राज्य के सचिव के द्वारा समाप्त किया जा सकता था। सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया और विधायी शक्ति मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को वापस दे दी गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में 3 नई विधान परिषदें स्थापित की गई। ऐसा उसमें प्रदान किया गया था। आइए अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का आकलन। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 विधायी भूमिकाओं में भारतीयों को सीमित समावेश विधायी भूमिकाओं में भारतीयों का सीमित समावेश था जो नामांकन के आधार पर था। यानी कि भारतीयों को सीमित यानी लिमिटेशन में कुछ नियमित किया गया था कि सीमित की गई थी कि इतने ही लोगों को भारतीयों को शामिल किया जाएगा, जहां बहुमत आधिकारिक ब्रिटिश सदस्यों के पास थी। विधान परिषदों ने राजस्व, सेना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित कानूनों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य किया था। विधान परिषदों ने राजस्व और सेना जैसे क्षेत्रों से संबंधित कानूनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या किया कि एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य किया था। अध्यादेश बनाने की शक्ति ने वायसराय को विधान परिषदों पर श्रेष्ठता प्रदान की। विकेंद्रीकरण के पास में बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति वापस दे दी गई थी। अब देखते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के महत्व के बारे में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का महत्व। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विकेंद्रीकरण की शुरुआत की, पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की तथा पूर्ववर्ती केंद्रीकरण प्रवृत्तियों को उलट दिया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता, प्रशासनिक दक्षता और भविष्य के लोकतांत्रिक सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त होता गया।
आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, MCQ क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, टॉपिक का डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का डिस्कशन उसमें अवेलेबल है। विकेंद्रीकरण और विधायी हस्तांतरण, बात समझाई पाया दोस्तों। विकेंद्रीकरण और विधायी हस्तांतरण। इस अधिनियम ने प्रांतीय परिषदों की स्थायी शक्तियां बहाल करके नई परिषदों की स्थापना की। यानी कि 1866 अधिनियम ने क्या किया कि जो प्रांतीय परिषद थे उनकी विधायी शक्तियों को बहाल कर दिया और नई परिषदों की स्थापना करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब प्रशासनिक सुधार के बारे में देखते हैं। फिर दोस्तों प्रशासनिक सुधार में क्या हुआ कि इस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की, जिसने परिषद के सदस्यों को विशिष्ट विभाग सौंपा और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की। अब भावी सुधारों का अग्रदूत के बारे में देखते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद के विधायी सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जैसे 1892, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, जिन्होंने परिषदों का विस्तार किया और चुनावी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिससे भारत के लोकतांत्रिक विकास में सहायता मिली। आगे चलते हैं। केंद्रीकरण को उलटना। इस अधिनियम ने क्या किया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट जैसे कानूनों द्वारा स्थापित पूर्ववर्ती केंद्रीकरण प्रवृत्तियों को उलट दिया तथा अधिक स्थानीयकृत और उत्तरदायी शासन संरचना को बढ़ावा मिला। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के दोष के बारे में। तो 1861 के अधिनियम का प्रमुख दोष यह था कि भारत में कोई उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं की गई थी। संविधान सुधार की रिपोर्ट के निर्माताओं ने क्या लिखा है कि यह बात ध्यान देने योग्य थी कि कुछ सरकारी अंग्रेजों ने जो व्यवस्थापिका सभा में एकत्रित थे उस संसद का रूप देने की जो प्रवृत्ति दिखाई, उसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत की जनता के हितों के लिए संसदीय विचारों के विकास को आघात लगा। यानी कि जो सरकारी अंग्रेज थे उन्होंने जो सभा में व्यवस्थापिका एकत्रित की थी, ठीक है, व्यवस्थापिका जो एकत्रित थी सभा में, उसे संसद का रूप देने की प्रवृत्ति दिखाई। उन्होंने क्या किया कि संसद को रूप देने की प्रवृत्ति दिखाई, जिसके फलस्वरूप पूरे भारत में जनता के हितों के लिए संसदीय विचारों के विकास को आघात पहुंचा। विधान परिषद की शक्तियों को बहुत सीमित कर दिया गया। उन्हें संसद की तरह का काम करने की आज्ञा दी गई। यानी विधान परिषद को शक्ति ऐसी सीमित कर दी गई कि वे संसद की तरह काम कर सकें। कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को हटाने की कोई अधिकार नहीं दिया गया। उनके कानून बनाने के अधिकार पर अनेक प्रकार की रुकावटें लगा दी गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के कानूनों पर निषेध अधिकार लगाने का अधिकार दे दिया गया। इससे क्या हुआ कि सारी अंतिम शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई और वह न केवल शासन संबंधी मामलों में बल्कि कानूनी मामलों में भी अपनी मनमानी कर सकता था। ऐसे 1861 में दोष उत्पन्न हुए। आगे देखते हैं। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत की संवैधानिक प्रगति में बाधा डालने वाला अधिनियम था। सर चार्ल्स वुड ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि इस परिषद को एक विवाद करने वाली सभा बनाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए 1861 के अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उपबंध रखा गया कि कानूनी परिषदें केंद्र तथा प्रांतों में विधेयकों को कानून बनाने के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करेगी। बात समझ में आई दोस्तों। 1861 के अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया कि कानूनी परिषदें जो थी वो केंद्र प्रांतों में सिर्फ विधेयकों को कानून बनाएगी, कि वो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, विधेयक पारित होगा कि नहीं होगा, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेगी। आगे चलते हैं।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की आलोचना है। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सीमित अधिकार वाली विधान परिषदों की स्थापना की, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण मामलों पर बहस करने या वायसराय के सहमति के बिना कानून पारित करने से रोक दिया गया। भारतीयों का बहुमत प्रतीकात्मक था और केंद्रीकृत अधिकार मुख्य रूप से बनाए रखा गया था। आगे चलते हैं। आलोचना में ही है विधान परिषदों की सीमित भूमिका। इस अधिनियम ने बहुत कम वास्तविक शक्ति वाली परिषदों की स्थापना की थी। वे सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संवेदनशील मुद्दों पर, ठीक है, यानी कि बिना सरकार के अनुमति के, ठीक है, पहले उन्हें सरकार की अनुमति ज़रूरी थी, उसके बाद संवेदनशील मुद्दों, वित्तीय मामलों और कार्यकारी कार्यों पर चर्चा नहीं कर सकते थे। बात समझ में आई? किसी संवेदनशील मुद्दे हो गए, वित्तीय मामले हो गए या कार्यकारी कारणों में चर्चा हुई तो वे सरकार की अनुमति से ही कर सकते थे। उनका बजट पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। वे वायसराय की स्वीकृति के बिना कानून पारित नहीं कर सकते थे। भले ही कोई विधेयक वायसराय के द्वारा स्वीकृत हो जाए, लेकिन उसे राज्य सचिव द्वारा अस्वीकार किया जा सकता था। आगे चलते हैं। सांकेतिक प्रतिनिधित्व क्या है प्यारे दोस्तों? गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में भारतीयों को शामिल करना काफ़ी हद तक प्रतीकात्मक था, यानी कि भारतीय जो सदस्य थे उन्हें गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में चुना गया था और अभिजात समूहों तक सीमित था, जिसके परिणाम स्वरूप शासन में उनका प्रभाव सीमित हो गया। आगे चलते हैं। आगे प्यारे दोस्तों, केंद्रीकृत नियंत्रण बनाए रखा। विकेंद्रीकरण के प्रयासों के बावजूद वायसराय ने महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा, जिससे 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के लक्ष्य कमज़ोर हो गए। बस समझ में? तो ये थी आलोचनाएँ, ये था महत्वपूर्ण टॉपिक भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और ये पूछा जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ आपके अपने चैनल पर द सक्सेस माइंड @ पे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।